हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को बीएससीबी क्लासेस एंड एसकेएस ग्रुप्स में स्वागत है। हम लोग आप लोगों को 10th क्लास में सामाजिक विज्ञान में आज जो है हम लोग भूगोल विषय के अंतर्गत, जो कि भूगोल विषय में परिचय इंट्रोडक्शन क्लास में ही मैंने आपको करा दिया था। तो भूगोल में हम लोग जो है देखेंगे पहला लेसन का इकाई अर्थात लेसन 1 के सेक्शन ए। और लेसन 1 के सेक्शन ए के अंतर्गत जो है यहाँ पर पहला है भारत में संसाधन उपयोग, संसाधन एवं उपयोग। ये जो है आपका चैप्टर है, आप लोग ध्यान रखिएगा। और इस चैप्टर में बात कर रहा है संसाधन उपयोग के विषय में। तो संसाधन सबसे पहले कहते किसको है? तो संसाधन जो है मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने वाले संसार की सभी वस्तुएं क्या कहलाती है? संसाधन कहलाती है। संसाधन जो है हमारी जरूरतों को पूरा करती है। संसाधन के विषय में जो है आप ऑलरेडी 8th क्लास में पढ़ चुके हैं, लेकिन 10th क्लास में दोबारा हम लोग को पढ़ना है कि संसाधन कहते किसको हैं, संसाधन क्या है ना। तो संसाधन किसे कहते हैं, ये आपके एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चन जो है अक्सर आते रहते हैं कि संसाधन किसे कहते हैं या संसाधन से आप क्या समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको दिया गया है कि संसाधन किसे कहते हैं। तो संसाधन में टॉपिक जो है कि मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने वाली संसार की वे सभी वस्तुएं क्या कहलाती है? संसाधन कहलाती है। क्या कहलाती है? संसाधन कहलाती है। संसाधन जो है भौतिक एवं जैविक दोनों हो सकते हैं। संसाधन भौतिक एवं जैविक दोनों हो सकते हैं। यहाँ पर जो है हमारे सबसे प्रसिद्ध जो है भूगोलविद जिमरमैन साहब जो है ये कहे हैं, जिमरमैन साहब का ये कथन है कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। संसाधन होते नहीं बनते हैं। अर्थात जिमरमैन साहब का ये कथन कहीं ना कहीं जो है लॉजिकली फिट बैठता है। जैसे कि आपको उदाहरण के तौर पर हम समझाते हैं कि आपको पता होगा कि मिट्टी अर्थात जो मृदा है, ये मृदा जो है हमारी क्रियाकलाप और प्रकृति के क्रियाकलाप के परिणाम स्वरूप लाखों और करोड़ों वर्षों के परिणाम स्वरूप ये बन करके आती है। और आपको पता है कि जो बालू है वह बालू के कण, चट्टान के, पर्वतों के टुकड़े जो महीन कण होते हैं, जो नदियों, तालाबों और समुद्र में देखने के लिए मिलता है। तब आप समझ सकते हैं कि ये एक समय के किया गया क्रियाकलाप नहीं है, इसमें लंबे समय लगते हैं। अर्थात यहाँ पर कहीं ना कहीं जिमरमैन साहब का कथन उचित है कि संसाधन होते नहीं क्या है, बनते हैं। संसाधन होते नहीं बनते हैं। अर्थात एक तरह से सिंपली और आप ये भी समझ सकते हैं कि जैसे कि हम घर है तो घर बनाते हैं, तो घर बनाने के लिए जो मटेरियल है तो घर भी एक संसाधन ही है। तो आखिर इस मिट्टी, ईट, जो मिट्टी से ईट बना, ईट से जो है फिर आपको पता है कि एक एक ईट जोड़ करके एक बिल्डिंग बनता है या एक इमारत बनती है। तो संसाधन तो था लेकिन वो भी बना। और फिर जो मकान भी एक क्या है, संसाधन ही है। और ये मकान से हम इसको क्या करते हैं, बनाते हैं। तो ये भी संसाधन का क्या है, एक स्वरूप ही है। तो देखिए यहाँ पर उनका जिमरमैन साहब का कथन जो है बहुत ही सटीक बैठ रहा है। अब हम पढ़ेंगे कि सबसे पहले कि संसाधन जो है कितने भागों में बांटा गया है। तो संसाधन को जनरली आप 8th क्लास में पढ़ चुके हैं कि संसाधन को 3 भागों में बांटा गया है। 8th क्लास में आप पढ़े हैं। 8th क्लास में क्या पढ़े हैं? तो सबसे पहले कि प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और मानव संसाधन। तो प्राकृतिक संसाधन कहते किसको हैं? तो प्रकृति में पाए जाने वाले वे सभी वस्तुएं जो प्राकृतिक रूप से पाई जाती है उसको प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे कि मृदा, वायु, सूर्य के प्रकाश, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? वनस्पति, ये सभी जो है प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत आते हैं। आपको बता दे कि एक ऐसा संसाधन है जो प्रकृति में पाई जाती है। दूसरा मानव निर्मित संसाधन। आपको ऑलरेडी पता है कि मानव निर्मित से ही पता चल रहा है कि वैसे संसाधन जो मानव स्वयं उसको बनाती है, मानव के द्वारा निर्मित होती है। तो मानव के द्वारा निर्मित होती है, जैसे कि हो गया टेबल, बेंच, कुर्सी, मकान, सड़क, परिवहन के जितने भी संसाधन हैं आप सभी जो है जानते हैं कि मानव के द्वारा निर्मित संसाधन है। और बहुत सारे हैं जो भी हमारे सामने जो है उपलब्ध संसाधन होते हैं।
जो मानव के द्वारा बनाई जाती है। और बाद में आपको बता दे कि खुद मानव भी एक संसाधन है, मानव भी क्या है, संसाधन है। तो आपको यहाँ पर बता दे कि यहाँ पर कहे थे हमारे जीवन में इंसाफ की संसाधन होते नहीं बनते हैं, ये कथन जो है ये आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये कथन अक्सर जो है आपकी ऑब्जेक्टिव प्रश्न के रूप में आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। ये कथन किसका है, ये किसने जो है कहा था या कहा है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पर अब जो है पूछ रहा है या कह रहा है कि संसाधन को जो है कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो संसाधन को जो है निम्न आधारों पर जो है वर्गीकृत किया गया है। संसाधनों का वर्गीकरण जो है किया गया है, तो संसाधनों का वर्गीकरण जो है किया गया है, तो सबसे पहले किया गया है उत्पत्ति के आधार पर। सबसे पहले किसके आधार पर किया गया है, उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति का मतलब ही होता है कि जिसका क्या हुआ है, अपने आप क्रिएशन हुआ है, जो बना है, जिसको प्रकृति ने निर्मित किया है, वह उत्पत्ति के आधार पर है। जैसे कि पहला है जैव संसाधन। ये मैं जो बताने जा रहा हूं ये आपके हमेशा 2 नंबर के बिहार बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में आते रहता है कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है, वर्णन करें। 2 नंबर में आता है, बताएं। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के विषय में जो है सबसे पहला है जैव संसाधन। जैव संसाधन कहते किसको हैं, तो जैव संसाधन जो है कहने का मतलब यह है कि ऐसे संसाधन की प्राप्ति हमको कहां से होती है, जैव मंडल से होती है। किससे होती है, जैव मंडल। ये इस मैटर को याद रखिएगा, इसकी उत्पत्ति इसकी प्राप्ति हम कहां से करते हैं, जैव मंडल। आपको पता है कि हमारे पृथ्वी पर कितने मंडल है, 3 मंडल है, सॉरी माफ कीजिएगा 4 मंडल है। जैव मंडल, स्थल मंडल, जैव मंडल, स्थल मंडल, जैव मंडल और वायुमंडल। जल मंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल, जैव मंडल। तो जैव मंडल, जैव मंडल का मतलब होता है कि जहां पर जीव पाए जाते हैं, इसमें सभी सजीवों के लक्षण जो है पाए जाते हैं। सभी सजीवों के लक्षण अर्थात आपको पता है कि सजीव किसे कहते हैं, तो जिसमें जीवन होता है, इसमें जीवन होता है, जो वृद्धि करता है, जो प्रजनन करता है, जो विकास करता है ना। देखिए कौन कौन से आते हैं, तो मनुष्य हो गया, वनस्पति हो गया, मत्स्य पालन, मत्स्य, पशुधन एवं अन्य प्राणी, ये सभी जो है जैव संसाधन के उदाहरण हैं। आगे है अजैव संसाधन। अजैव संसाधन किसे कहते हैं, अजैव संसाधन इसमें सभी निर्जीव वस्तुओं को शामिल किया जाता है। अजैव संसाधन किसे कहते हैं, तो इसमें सभी निर्जीव वस्तुओं को शामिल किया जाता है। उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं अजैव संसाधन। जैसे कि आपको पता है कि अजैव संसाधन के अंतर्गत जिसमें जीवन नहीं है, जिसमें जीवन नहीं है, निर्जीव का मतलब ही होता है कि जिसमें जीवन नहीं है। तो जिसमें जीवन नहीं अर्थात जो है इसके जिसका निर्माण जो है, जिसका क्रिएशन जो है, चट्टान, खनिज, धातु, ये सभी जो है प्रकृति में जो है उत्पत्ति जो है के आधार पर होती है, इनकी उत्पत्ति होती है, इनका निर्माण होता है। आप सभी जो है चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उतार सकते हैं, ले लीजिए इसके। अब हम लोग जो है देखेंगे कि किस तरह से संसाधनों के वर्गीकरण में दूसरा जो है कि उपयोगिता के आधार पर संसाधन को जो है कितने भागों में बांटा गया है, तो उपयोगिता के आधार पर संसाधन को 2 भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहला है नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं, आपको क्वेश्चन दे सकता है कि उपयोगिता के आधार पर संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है, वर्णन करें। या क्वेश्चन आपसे दे सकता है कि नवीकरणीय संसाधन तथा अनवीकरणीय संसाधन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो नवीकरणीय संसाधन तथा अनवीकरणीय संसाधन में क्या अंतर है, तो देखिए आप यहाँ पर, या नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं। तो देखिए नवीकरणीय संसाधन जो है उसे कहते हैं वैसे संसाधन को, कैसे संसाधन को, वैसे संसाधन को जिन्हें भौतिक, रासायनिक या फिर यांत्रिक प्रक्रिया के द्वारा पुनः प्राप्त किया जा सकता
है, पुनः प्राप्त किया जा सकता है, या नवीकृत या फिर नवीकृत। नवीकृत का मतलब होता है कि पुनः दोबारा उसको नवीकरण किया जा सकता है, नवीकरणीय है। वैसे संसाधन को हम लोग क्या बोलते हैं? नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे कि आपको पता है कि सौर ऊर्जा, सूर्य में इतनी ऊर्जा है कि आप सनलाइट में आप कितना भी देर खड़ा रहिए, क्या समाप्त होती कभी नहीं है। भूतापीय, धरती के अंदर से जो एनर्जी प्राप्त हो रही है, ज्वारीय ऊर्जा भी है, कितना भी जो है ज्वार भट्टा उठे उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ये कभी खत्म होगी? कभी खत्म नहीं होगी, हमेशा, क्योंकि उड़ती रहती है। आपको पता है जल क्या है? आप सभी को पता है कि जल एक पूरा भौतिक और रासायनिक गुण जो है अपने अंतर्गत जो है विद्यमान रखते हैं। सनलाइट से सूर्य जो है धरती के ऊपर का जो जल होता है समुद्र के या फिर नदी के, तालाब के, झील के, उसको ऑब्जर्व करके बर्फ के माफ कीजिएगा भाप में जमा करके उसको बादल के रूप में घुमाता है, उसके बाद फिर वर्षा के रूप में धरती पर पानी के बूंदों के रूप में चली जाती है। तो कहने का मतलब है कि भौतिक और रासायनिक विधि के द्वारा यह पुनः जो है इसको क्या कह सकता है, प्राप्त किया जा सकता है। तो वैसे संसाधन को हम क्या बोलेंगे? नवीनीकृत या नवीनीकरणीय संसाधन कहते हैं। उसके बाद जो है अनवीकरणीय संसाधन है। तो अनवीकरणीय संसाधन कहते किसको है? तो अनवीकरणीय संसाधन जो है वैसे संसाधन को क्या कहते हैं जिनको दोबारा प्राप्त करना या एक बार इस्तेमाल करने के बाद, जिनका एक बार इस्तेमाल करने के बाद पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है, पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। एक बार इस्तेमाल करने के बाद जो है या अर्थात पश्चात पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। वैसे संसाधन को क्या बोलते हैं? वैसे संसाधन को अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। और अनवीकरणीय संसाधन में जैसे कि कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, गैस हो गया और बहुत सारे चीज आते हैं जिनको दोबारा प्राप्त हम नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए कि गाड़ी में जो है पेट्रोल अगर डालेंगे या डीजल भी डालेंगे, तब आप समझ सकते हैं कि गाड़ी में पेट्रोल डीजल डालेंगे धुआं बन हो जाएगा, दोबारा प्राप्त कर सकते हैं? नहीं प्राप्त कर सकते हैं। आप समझ सकते हैं, सिंपल बात है। तो कहने का मतलब कि अनवीकरणीय संसाधन और नवीकरणीय संसाधन में अंतर स्पष्ट करें। अनवीकरणीय संसाधन, नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं, या फिर उपयोगिता के आधार पर संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है वर्णन करें। इस तरह से प्रश्न अगर आएगा तो आपका ये जो है जवाब है और अच्छे तरह से आप जो है समझ सकते हैं। और आपको जो है कोई भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी बन सकता है, जैसे कि पूछ देगा कि निम्न में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन के उदाहरण है। उदाहरण पर दे देगा कि सौर ऊर्जा, कोयला, पेट्रोलियम गैस। अब बताइए, इस तरह से ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी बन सकता है। तब आप इसको जो है थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इस पॉइंट को नोट कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। आप सभी को मैं अभी बता रहा हूं कि अंतरराष्ट्रीय संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, व्यक्तिगत संसाधन और सामुदायिक संसाधन इस किसके अंतर्गत आता है। तो ये जो है मैं आपको बताने जा रहा हूं कि स्वामित्व के आधार पर संसाधनों को कितने भागों में बांटा गया है। ये क्वेश्चन बनता है आपसे 4 नंबर में, प्रश्न अक्सर पूछते रहता है कि स्वामित्व के आधार पर संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है। तो स्वामित्व के आधार पर संसाधन को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा है सामुदायिक संसाधन, तीसरा है राष्ट्रीय संसाधन और चौथा है अंतरराष्ट्रीय संसाधन। तो सबसे पहला प्रश्न बनता है कि व्यक्तिगत संसाधन कहते किसको हैं। तो व्यक्तिगत संसाधन के विषय में कह रहा है कि ऐसे संसाधन किसी खास व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में, ऐसे संसाधन किसी खास व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में होता है, अर्थात ऐसे संसाधन निजी व्यक्ति के हाथों में होता है। उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि मकान, कार, बाग बगीचा, अर्थात जिसका अपना निजी लाभ के लिए इस्तेमाल करता है। एक तरह से कह सकते हैं कि जो निजी व्यक्ति के हाथ में निजी लाभ के लिए होता है, वैसे संसाधन को हम व्यक्तिगत संसाधन कह सकते हैं। उसके बाद है दूसरा सामुदायिक संसाधन। तो सामुदायिक संसाधन किसे कहते हैं? तो सामुदायिक संसाधन के विषय में कहा जा रहा है कि इस प्रकार के संसाधन किसी खास समुदाय के अधिकार क्षेत्र में होता है, किसी खास समुदाय के अधिकार क्षेत्र में होता है और किसी खास समुदाय के अधिकार क्षेत्र में, अर्थात कि जिसका उपयोग पूरे समूह के लिए हो, जिसका उपयोग
पूरे समूह के लिए हो, पूरे समूह के लिए आसानी से उपलब्ध हो, ऐसे संसाधन को हम सामुदायिक संसाधन जो है कहते हैं। और सामुदायिक संसाधन जिसमें कि मंदिर, शमशान, खेल के मैदान इत्यादि कुछ भी हो सकता है। तो ये है सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक संसाधन के बाद जो है यहाँ पर दे रहा है तीसरा कि राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन कहते किसको है? तो राष्ट्रीय संसाधन के विषय में कह रहा है कि राष्ट्रीय संसाधन आपको पता होगा कि कानूनी तौर पर एक देश के, किसी भी देश के एक सीमा के अंतर्गत, देश के सीमा के अंतर्गत उपलब्ध जितने भी संसाधन हैं, सभी संसाधन क्या है? राष्ट्रीय संसाधन है। यही कह रहा है कि कानूनी तौर पर जो है राष्ट्र के अंतर्गत सभी उपलब्ध संसाधन क्या कहलाता है? राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। और राष्ट्रीय संसाधन जो है देश के अंतर्गत जो भी, मान लीजिए कि अगर आपका जमीन है, सरकार को जरूरत पड़ गया, तो सरकार जो है निजी, अर्थात जो आप जो कह सकते हैं यहाँ पर कि व्यक्तिगत संसाधन जो कि जमीन हो गया, तो इस जमीन पर सरकार अगर जरूरत पड़ता है तो सड़क बनाने के लिए, अर्थात कि सार्वजनिक विकास के लिए उसका इस्तेमाल कर सकता है। तो ये हुआ राष्ट्रीय संसाधन। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के विषय में कह रहा है कि देश के तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी को छोड़कर, अर्थात मान लीजिए कि ये जो है भारत है और इस भारत से 200 किलोमीटर यहां तक, मान लीजिए कि 200 किलोमीटर है, और इस 200 किलोमीटर के जो बाहरी क्षेत्र, ये खुला जो महासागरीय क्षेत्र है, इस महासागरीय क्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय, इसमें उपलब्ध जो भी संसाधन होगा वह अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत कहलाएगा। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन जो है देश की तट रेखा से 200 किलोमीटर के खुले क्षेत्र, खुले महासागरीय संसाधन को जो है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन का इस्तेमाल जो है हम अंतर्राष्ट्रीय समुदायों के सहमति के बिना कर नहीं सकते। अगर हमको इस्तेमाल करना होगा, जैसे मान लीजिए कि हिंद महासागर भारत है, तो हिंद महासागर भारत है और हिंद महासागर जो है भारत के ठीक नीचे वाले क्षेत्र में अगर 200 किलोमीटर का बाहरी क्षेत्र में अगर पड़ जाता है, तो भारत अगर इस्तेमाल करना चाहता है तो उसको अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से जो है अनुमति लेनी होगी, तब जाकर के वह जो है उसका इस्तेमाल कर सकता है। और यद्यपि अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको बता दें कि आज की क्लास जो है हम ओवर करते हैं और भूगोल में आज यहीं पर समाप्ति जो है हो रही है। आपको चैप्टर समाप्त नहीं हुआ है, कहने का मतलब यह है कि आज हम क्लास यहाँ पर समाप्त करने जा रहे हैं। और ये जितना टॉपिक आपको पढ़ाया गया है, आपको समझाया गया है, आप उसका ख्याल रखें। और साथ में आप जो है इस वीडियो का जो है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड्स को ये बताइए जो अगर तैयारी करने वाले हैं तो उनको जानकारी दीजिए। आपको जो है PDF के रूप में इसके पॉइंट्स, नोट्स जो हैं अवेलेबल करा दीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, आपको बता दीजिएगा। और आप सभी जो हैं इस चैनल के माध्यम से जुड़िए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो, और साथ में लाइक और वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।